नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ हूं पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उम्र के किस पड़ाव पर कौन सा ग्रह बिगाड़ सकता है किस्मत का खेल? समय रहते ही कर ले 9 ग्रहों के सटीक उपाय। देखिए काल चक्र। कहते हैं कि अगर मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ मिल जाए तो सफलता के शिखर पर पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और हमारा भाग्य हमारे ग्रहों की चाल में छिपा है। जैसे जैसे हम उम्र के पड़ाव को पार करते हैं, वैसे वैसे ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से असर डालती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन के किस पड़ाव में हम पर कैसा असर डालेगा, तो हमारे लिए कब शुभ रहेगा और कब अशुभ, वो हमें कब अच्छा फल देगा या फिर कब बुरा, वो हमसे कब ज्यादा मेहनत कराएगा और कब अचानक से कर देगा खुशियों की बरसात। तो यही सब आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आप भी ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र और समय रहते ही कर लीजिए 9 ग्रहों के सबसे अचूक, सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय। तो चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 मई 2023 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पूरे दिन रात रहेगी। आश्लेषा नक्षत्र रात 8:50 तक, इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक हैं, अर्थात आज दिन में रात में पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। ध्रुव योग शाम 7:04 तक, इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:45 से शाम 5:28 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और आप भी कागज और कलम लेकर अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का हमारा विषय जितना रोचक है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन के किस पड़ाव पर अपना असर सबसे ज्यादा दिखाता है और जीवन में गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए हमें कौन से खास उपाय करने चाहिए। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए गुरु ग्रह के लिए। देखो, पहले तो ग्रहों के बारे में ये जान लो कि ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्ति, ग्रह जो है ये राज्य को देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण करते हैं। माने ग्रह सिंहासन भी देते हैं और ग्रह सिंहासन को छीनते भी हैं, और ग्रहों के अधीन ये पूरा विश्व है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तुम ग्रहा राज्यम हरन्तु च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। जितना ये चराचर जगत दिखाई दे रहा है ये ग्रहों के प्रभाव से ओतप्रोत हो रहा है। जैसा कि पूजा ने पूछा कि पहले बृहस्पति के बारे में बताऊं, तो ठीक ही पूछा है। कहते हैं ना बृहस्पति के बारे में कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा। एक इकलौता बृहस्पति ऐसा ग्रह है कि अगर ये मजबूत अवस्था में और किसी की जन्म कुंडली में केंद्र में उपस्थित हो जाए तो सारे ग्रहों के बुरे प्रभाव को अकेला बृहस्पति, इकलौता बृहस्पति सारे ग्रहों के दुर्योग को नष्ट कर देता है। इसलिए गुरु की चर्चा पहले होना स्वाभाविक भी है। देवानाम च ऋषीणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। गुरु के उपाय जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन पर या तो गुरु की महादशा चल रही है या जो लोग उम्र के 18वें, 19वें या 20वें साल के पड़ाव में हैं।
जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु खराब है, गुरु मकर राशि में है या मकर के नवांश में है या गुरु के साथ राहु है, गुरु के साथ केतु है, गुरु के साथ शनि है या गुरु के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि है, इसके साथ ही चंद्रमा राहु या शनि खराब हो, तो ऐसे में उम्र के 18वें 19वें 20वें वर्ष के पड़ाव पर गुरु ग्रह के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। हर गुरुवार को चने की दाल 3 किलो, 1 दर्जन केला, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट नमक और 1 पैकेट चीनी, ये सारी सामग्री उपस्थित करके बृहस्पतिवार को सुबह लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी को दान करना चाहिए। विष्णु चालीसा, नारायण कवच, विष्णु सहस्र नामावली का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको और कोई पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र अपने आप में बृहस्पति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। पीतल के 3 लोटे मंदिर में दान करना चाहिए। गले में सोने की चेन पहनना चाहिए या बाएं हाथ की अनामिका उंगली में महिलाओं को सोने का छल्ला पहनना चाहिए। पुरुषों को दाहिने हाथ की तर्जनी में सोने का छल्ला पहनना चाहिए। गुरुवार को पीले रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। केसर और चंदन घिस करके उसे भगवान विष्णु को तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद उस तिलक को अपने माथे पर, नाभि पर और जुबान पर जरूर लगाना चाहिए। हर रोज किसी धर्म स्थान पर जरूर जाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। गुरुवार को सिर और कपड़े बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। गुरुवार को धार्मिक स्थान की यात्राएं करनी चाहिए। गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरुवार के दिन सत्संग करना चाहिए। गुरुवार को मजबूत करने के लिए, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष या 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है। और बृहस्पति आपका अच्छा तभी हो सकता है जब आपका खान पान चरित्र सात्विक होगा, जब आप धर्म कर्म में रुचि लेंगे, जब आपकी आस्था और श्रद्धा ईश्वर के प्रति बलवती हो जाएगी, तो खराब से खराब बृहस्पति भी अच्छा फल देने लगेगा। बृहस्पतिवार के दिन क्षौर कर्म बाल भी नहीं बनवाना चाहिए, इससे संतान को दोष होता है। बृहस्पतिवार को पैसे का भी लेन देन नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार को पैसा देने पर लक्ष्मी की कमी हो जाती है। तो बृहस्पतिवार के दिन सारे शुभ कार्य करना चाहिए। विवाह, जनेऊ, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, ये सब कार्य अगर बृहस्पतिवार के दिन किए जाएं तो बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका घातवार बृहस्पतिवार है, तब आपको बृहस्पतिवार के दिन शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, गुरु ग्रह को किस तरह से आप मजबूत कर सकते हैं, बहुत ही सरल और सटीक उपाय पंडित जी आपको बता चुके हैं। अब आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह को किस तरह से आप मजबूत कर सकते हैं। यानी सूर्य ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, किस पड़ाव में हमें बुरे फल देता है और किस उम्र में सूर्य ग्रह की शांति करानी चाहिए, और सूर्य के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें समय रहते ही कौन से खास उपाय कर लेने चाहिए। चले जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सूर्य ग्रह देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में या तो सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है,
षडादित्य सिंधु 6 वर्ष की सूर्य की महादशा होती है विंशोत्तरी दशा के हिसाब से। या जो लोग उम्र के 22वें या 23वें वर्ष के पड़ाव में हैं, उनको सूर्य के शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब है, राहु या शनि के साथ सूर्य है, तो ऐसे लोगों को उम्र के 18वें, 19वें या 20वें साल में सूर्य बहुत बुरा परिणाम देता है। और जानते हैं, अगर सूर्य राहु के साथ हो जाए और उस पर केतु की दृष्टि हो जाए और शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसा बालक तो गर्भ में रहता है, तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और यदि शनि की दृष्टि न हो, सूर्य राहु के साथ हो जाए और केतु की दृष्टि हो जाए, तब भी पिता बालक के 8 वर्ष होने के पहले ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सूर्य का राहु के साथ होना ही पिता के लिए संकट का संकेत है। जिसके भी जन्म कुंडली में सूर्य पापक ग्रहों के साथ होगा, उसके पिता का जीवन अत्यंत संघर्षों से भरा हुआ होगा। सूर्य बहुत बुरे परिणाम देता है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र और सर्वार्थ चिंतामणि में तो यहां तक लिखा हुआ है कि यदि सूर्य अपने नीच नवांश सूर्य का तुला राशि का होता है, लेकिन नीचांशक जो होता है वो तुला राशि के 10 डिग्री पर होता है। सूर्य यदि तुला राशि की 10 डिग्री पर हो, तो ऐसा जातक यदि राजा धीराज योग में भी पैदा हो और सारे ग्रह उसके अनुकूल हों, तो भी ऐसा जातक भिक्षाटन करके अपनी जीविका चलाता है, अर्थात भीख मांग के अपनी जिंदगी चलाता है। सूर्य यदि नीचांशक में हो, और ये योग हर साल 27 या 28 अक्टूबर को बनता है। ज़्यादा समय के लिए ये योग नहीं होता है, मुश्किल से 10 मिनट के लिए ये योग या तो 27 अक्टूबर को या तो 28 अक्टूबर को होता है, जिसमें सारे राजयोग नष्ट हो जाते हैं और दुर्भाग्य योग उदय हो जाता है। अगर ऐसा किसी की कुंडली में दुर्भाग्यवश हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत गंभीर होकर के गायत्री की साधना करनी चाहिए। और गायत्री की साधना थोड़ी मोड़ी नहीं करनी चाहिए। गायत्री की साधना 10,000 मंत्रों का जप प्रतिदिन के हिसाब से 8 महीने लगातार करनी चाहिए। और सिर्फ एक बार भोजन सायंकाल के पहले करना चाहिए। दिन भर व्रत करना चाहिए। सूर्य के इस अशुभ प्रभाव को मिटाने के लिए इससे छोटे उपाय में काम नहीं चलेगा। दिन भर थोड़ा सा अल्पाहार फलाहार करके गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्यास्त से पहले थोड़ा सा अल्पाहार कुछ भोजन लें और 8 महीने तक सूर्य को अर्घ्य देते हुए और गायत्री मंत्र का 24 लाख 8 महीने में जप करें, हवन तर्पण मार्जन करें, तो सूर्य का यह जो दुष्परिणाम है ये नष्ट होगा। ऐसे में सूर्य के उपाय करने चाहिए। तांबे का 50 ग्राम का बिना जोड़ का कड़ा बनवा करके दाहिने हाथ में आप धारण कर सकते हैं, अगर मामूली सूर्य की खराबी है। अगर रविवार को आपकी छुट्टी है तो देर तक आपको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के समय अगर आप उठेंगे नहीं, सूर्य को प्रणाम नहीं करेंगे, सूर्य को स्नान करके जल नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से आपके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पानी में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, पीतल का लोटा होना चाहिए। हर रविवार को थोड़ा सा गुड़ या मिठाई दक्षिणा के साथ किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए। हर रोज अपने बुजुर्गों के
पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और कम से कम अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र तो बन ही जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति अपने पिता को संतुष्ट रखता है और जिसके पिता का आशीर्वाद अपने पुत्र पर होता है, उसका कितना भी सूर्य खराब हो, सूर्य बुरा फल नहीं दे सकता है। तो हर रविवार को घर से निकलने से पहले गुड़ खाकर और पानी पीकर निकलना चाहिए। रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। लाल या गुलाबी रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए और हो सके तो गुलाबी रंग का कपड़ा रविवार को धारण करना चाहिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए गन्ने का रस भी पीना चाहिए यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो, और शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शिवालय में करना चाहिए। घर की पूरब दिशा को एकदम नीट क्लीन साफ सुथरा रखना चाहिए और घर के पूरब उत्तर दिशा में बाथरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ तो वॉश बेसिन भी नहीं होना चाहिए, वहाँ थूकने का भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, वहाँ घर में डस्टबिन भी नहीं रखी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा और अपने पिता की सलाह लेकर के ही कोई काम करिएगा। जो लोग नित्य जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हैं 108 बार, उन्हें सूर्य ग्रह का दूषण या सूर्य ग्रह का दूषित प्रभाव नहीं मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज जानकारी दे रहे हैं पंडित जी। किस तरह से आप 9 ग्रहों को शांत कर सकते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं। तो गुरु सूर्य के बाद आइए अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो व्यक्ति के जीवन में उम्र का वो कौन सा पड़ाव होता है जब चंद्रमा उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, और किस उम्र में हमें चंद्रमा से जुड़े खास उपाय करने चाहिए? चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए अब चंद्रमा के बारे में। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, ऐसे हमारे सामवेद की ऋचा कहती है। और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बीज है। चंद्रमा महालक्ष्मी के साथ समुद्र से उत्पन्न हुआ है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोग कभी महालक्ष्मी के कृपा पात्र नहीं बन पाते हैं। चंद्रमा आपका भले ही नीच राशि में हो, लेकिन यदि उच्च नवांश में हो या चंद्रमा कर्क राशि में हो और उच्च के अपने नवांश में हो, कर्क के नवांश में भी हो, तो ऐसा आदमी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। चंद्रमा अपनी महादशा में या फिर उम्र के 24वें 25वें साल में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर चंद्रमा की दशा चल रही है, जो लोग 24-25 साल के हैं, वो चंद्रमा के उपाय जरूर करें। हर रोज जब चांदनी रात हो तो चंद्रमा को निहारें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। दधि शंखम तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि ससिनम सोमम संभो मुकुट धारणम, इस मंत्र का भी 108 बार जप करना चाहिए। और सोमवार को शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। रुद्र सूक्त के मंत्रों को पढ़ना चाहिए। ये रुद्र सूक्त रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का 16 मंत्र रुद्र सूक्त कहलाता है। और 24 मिनट तक शिवालय में बैठकर उत्तर मुंह करके घी का दीप प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित लोगों के लिए ये उपाय वरदान है। यदि शिवालय में जाकर के 40 दिनों तक लगातार
ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके भूत प्रेत पिशाच की बाधा से यदि कोई ग्रसित है तो उसे 40 दिनों में राहत मिल जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करने वाले पर भी चंद्रमा का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो कहने का आशय यह है कि यदि महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप किया जाए तो चंद्रमा का अशुभ प्रभाव अपने आप ठीक हो जाता है, कम हो जाता है। हर सोमवार को 2 पैकेट दूध या चावल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। अपनी माँ दादी से चांदी का एक सिक्का लेकर हमेशा अपने पास रखना चाहिए और अपने गले में चांदी की एक चेन पहनना चाहिए या चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। दूध और दूध से बनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। लेकिन यदि चंद्रमा 10वें भाव में है तो रात में दूध पीने से भाग्य कमज़ोर हो जाता है। किसी बुजुर्ग महिला या माँ के पैर छूकर हर रोज़ आशीर्वाद लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन देसी घी की बत्ती जलाकर चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा की आरती उतारनी चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा हो तो दूध और पानी का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। चंद्रमा 12वें भाव में हो तो धर्मात्मा या साधु को भोजन ना कराएं और ना ही दूध पीने के लिए दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर कब, कैसे और किस उम्र में कौन सा ग्रह डालेगा आप पर बुरा असर, नहीं होने देगा आपको कामयाब, रोक देगा आपकी तरक्की और करेगा आपको परेशान। साथ ही समय रहते कौन से सरल और सटीक उपाय करके आप 9 ग्रहों की कृपा पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, उम्र के किस पड़ाव में शुक्र ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, साथ ही कौन से खास उपाय करके हम शुक्र के शुभ फल पा सकते हैं, चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए, शुक्र ग्रह को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, शुक्र ग्रह को लेकर के पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी लोग ये जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो है नवयौवना, स्त्री, विलासिता और वैभव का कारक ग्रह है जी। लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर लिखते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम। शुक्र शुक्राणु का कारक तो है ही है लेकिन नेत्र का भी कारक है। तो यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के आँखों का मूल्यांकन आपको करना हो तो शुक्र का मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर किसी की कुंडली में द्वितीय द्वादश भाव में, दूसरे भाव या 12वें भाव में सूर्य शुक्र के साथ हो तो ऐसे बच्चे को बचपन में ही चश्मा लग जाता है। 5 साल 3 साल की उम्र में चश्मा लग जाता है। किसी की कुंडली आप देख लीजिए उठा के। अगर अगर 12वें भाव में होगा तो दाहिनी आंख में पावर आएगा और अगर द्वितीय भाव में होगा तो बाईं आंख में पावर होगा और अगर लग्न में होगा तो दोनों आंखों में पावर आएगा। लेकिन अगर सूर्य और शुक्र की डिग्री समान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मांध पैदा होगा। जन्म से ही वो अंधा पैदा होगा, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो शुक्र को अगर आप नेत्रों का कारक नहीं मानेंगे तो अध्ययन करने में बड़ी भूल हो जाएगी। अच्छा, शुक्र काम का कारक तो है ही है, तो जगविदित बात है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र अपनी महादशा में, इसकी महादशा 20 साल की होती है, इससे ज्यादा किसी की महादशा बड़ी नहीं होती है। तो शुक्र अपनी महादशा में या उम्र के 25वें 26वें साल के पड़ाव में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर शुक्र की दशा चल रही है, जो लोग 25 से 26 साल के बीच हैं, उनको शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए। शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्रोध, घमंड, उत्तेजना, वासना से बचना चाहिए। शुक्र देखिए अगर खराब होगा ना तो ऐसे आदमी की बदनामी हो जाएगी।
शुक्र अगर मंगल के साथ होगा और किसी लड़के या लड़की की कुंडली में होगा तो वो लड़का या लड़की जो है अपने चरित्र से पथभ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि शुक्र और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो कोई बुराई नहीं होगी, बल्कि वो संपूर्ण मानव या संपूर्ण स्त्री होने के बावजूद भी मर्यादा में ही रहेगा। सुबह सुबह ताजी मीठी दही का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों के अंदर इम्पोटेंसी, नपुंसकता या फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों को सुबह सुबह ताजी मीठी दही का सेवन जरूर करना चाहिए और शिव मंदिर में मीठी दही का भोग भी लगाना चाहिए। तुलसी के पेड़ के पास सुबह शाम आधे घंटे तक पुरुषों या स्त्री जरूर बैठना चाहिए। खूब तुलसी लगा दें और उसके सानिध्य में बैठें। तुलसी के सानिध्य में बैठने पर शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव अपने आप दूर हो जाते हैं। ये तुलसी की खासियत है। शुक्रवार को गाय को रोटी पर खीर रखकर खिलानी चाहिए। क्षमता है तो साल में एक बार बछड़े के साथ गाय का दान करें। अपने घर में माँ लक्ष्मी के मंत्र और भजन हर समय सुने। श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र का, ललिता सहस्र नामावली का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। घर से निकलने से पहले माँ लक्ष्मी के दर्शन पूजन करके निकलें। सफ़ेद रेशमी रुमाल अपने पास रखें। सफ़ेद रेशमी चमकीले कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए साफ कपड़े पहनें और परफ्यूम का इस्तेमाल करें। हीरा जिनके लिए शुभ रत्न है वो हीरा रत्न जरूर पहनें। महिलाएं शुक्र को मजबूत करने के लिए कांच की चूड़ियां जरूर पहनें। शुक्र कुंडली में यदि नीच राशि कन्या राशि का हो तो पत्नी का सम्मान करना मत भूलिएगा। ऑफिस से घर आएं तो कुछ मीठा लेकर जरूर आएं। शुक्र अगर आपका खराब है तो पत्नी को पूर्ण रूप में विश्वास में रखिएगा। पत्नी जितना ज़्यादा संतुष्ट रहेगी उतना ही आपके जीवन का विकास होगा। यदि शुक्र आपका खराब है और आपने पत्नी को अपमानित करने का प्रयास किया तो फिर दुर्भाग्य आपके दरवाजे पर हर समय दस्तक देगी। देसी घी, मिश्री, खीर ये सब चीज़ें ले जाकर के धर्मस्थान में बांटना चाहिए। मिश्री खा करके ही काम पर जाना चाहिए। घर में पंचधातु के बने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी स्थापना कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। द्वितीय भाव में बैठा होगा तो आपकी मुखाकृति अच्छी होगी, आपके दांत की पंक्तियां अच्छी होंगी और आप मीठा बोलेंगे। लेकिन आप खाने में ऐसी चीज़ खाएंगे जो बड़े आराम से निगल जाए और दांतों को मेहनत न करना पड़े। शुक्र तृतीय भाव में अगर होगा तो बेवजह आपके दुश्मन पैदा होंगे और जहाँ भी आप पैसा लगाएंगे वहीं आपका पैसा फंस जाएगा। और शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो आपकी माँ रूपवती, गुणवती और भाग्यशाली होगी और आपका घर बहुत ही सुंदर और वाहन बहुत महंगी कोटि का होगा। यदि पंचम भाव में शुक्र है तो कन्या संतान जरूर होगी, लेकिन वो बड़ी विदुषी, विद्वान और बहुत ही चरित्रवान होगी। छठे भाव में अगर शुक्र होगा तो आप थोड़े खर्चीले हो सकते हैं, लेकिन धन होगा तभी तो खर्चीले होंगे, तो कोई बुरी बात छठे शुक्र का जाना नहीं माना जाता है। सातवां शुक्र होगा तो आप अपने पत्नी या पति के वशीभूत होंगे। उसके आदेशों पर आपको डांस करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। और आठवें घर में अगर शुक्र हो तो निश्चित रूप से धन की स्थिति तो अच्छी होगी, लेकिन आप बहुत सी चीज़ों को गोपनीय रखने में विश्वास करेंगे। नवें भाव का शुक्र हो तो आपका भाग्य तो हर समय साथ देगा। 10वें भाव का शुक्र हो तो वैभव विलासिता आपके इर्द गिर्द रहेगी। 11वें भाव का शुक्र हो तो कन्या संतति की ज़्यादा उत्पत्ति होगी। और 12वें भाव का शुक्र होगा तब तो आप भाई बिना ब्रांडेड के कोई बात ही नहीं करेंगे और शॉपिंग की आपको बीमारी होगी। पैसा होते ही आप तुरंत निकल जाएंगे खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आपका एडिक्शन सिर्फ शॉपिंग है। खरीदारी करने में आपको बहुत मज़ा आता है, चाहे ऐसी चीज़ आप खरीद के ले आएँ जिसका कोई उपयोग ना हो, लेकिन खरीदारी आपका एक प्रकार का मानसिक रोग है। तो आपको थोड़ा सा बचत भी करना
चाहिए। हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। या जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है और विवाह नहीं हो रहा है और विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, उन लोगों को शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 बार जप करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन तथा ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। इससे विवाह में शीघ्रता आती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, शुक्र ग्रह के बारे में आपने जान लिया। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो उम्र के किस पड़ाव में मंगल हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, किस उम्र में हमें मंगल की शांति जरूर करानी चाहिए और कौन से उपाय मंगल के अमंगल से हमें हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं, चले जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए मंगल ग्रह के लिए। देखिए, मंगल के बारे में तो यही कहूँगा, साहस और पराक्रम का ग्रह मंगल है। भाई का कारक ग्रह मंगल है। जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर होगा वो कायर होंगे, डरपोक होंगे, भीर होंगे, साहसहीन होंगे। मंगल अगर अच्छा होगा, मकर राशि का होगा, शुभ ग्रहों के साथ होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि में होगा, मित्र के घर में होगा, तो अपनी महादशा में या फिर उम्र के 28वें 29वें साल के अवधि में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा। ऐसे में जिन लोगों पर मंगल की दशा चल रही है, जो लोग 28वें 29वें साल के बीच में हैं, उनको मंगल के शांति का उपाय करना चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यः अयम अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वती। ये मंगल का वैदिक मंत्र 50,000 जप 12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में मंगलवार को कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड का पाठ जरूर हर मंगलवार को कराना चाहिए। महीने में एक बार मंगलवार को हनुमान जी का श्रृंगार जरूर कराना चाहिए। हनुमान जी को मीठे रोट का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को अनार, केला, केसर का लड्डू भोग लगा सकते हैं। अपना भाई हो या साला हो या जीजा हो, उनसे अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करना चाहिए। अपनी गाड़ी में एक मारुति यंत्र स्थापित करना चाहिए। बंदरों को गुड़ और भुने हुए चने खिलाना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को रक्तदान करना चाहिए। रोगियों को दवा देनी चाहिए। घर में रामायण का पाठ हर रोज खुद करना चाहिए। मंगलवार को जमीन नहीं खरीदनी चाहिए, रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए। ना ही मंगलवार को नए घर में शिफ्ट होना चाहिए। मंगलवार को ना मिट्टी खोदें और ना ही गोबर लीपें। ये सब चीज़ें करने से मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। और यदि मंगल आपके लग्न पंचम नवम का स्वामी है, तब आपको मूंगा की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में सोने या तांबे में बनवा करके शुक्ल पक्ष में सुबह सुबह धारण करना चाहिए। लेकिन यदि मंगल अशुभ स्थिति में है तो अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर उसे अपने गले में या दाहिने हाथ पर मंगलवार को धारण करने से लाभ मिलता है। यदि दोनों उपाय नहीं कर सकते हैं तो नवमुखी रुद्राक्ष भी लाल धागे में धारण करने से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखिए, जब जब ग्रहों में शनि की बात होती है तब तक व्यक्ति के मन में डर का माहौल पैदा हो जाता है। कहते हैं शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो देर ही सही लेकिन हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल जरूर देते हैं। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर उम्र के किस पड़ाव में हम पर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और किस उम्र में हमें शनि की शांति और शनि से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए जानते हैं, ये महत्वपूर्ण चर्चा पंडित जी से करते हैं। तो पंडित जी, शनि ग्रह, इसे शांत करने के लिए, तो क्योंकि शनि देव उनसे तो हर कोई डरता भी है, इसीलिए तो पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है जी, जबकि ये पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। शनिदेव चक्रवर्ती सम्राट भी बनाते हैं, आप जानते हैं। लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिपः नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्च ग्रह। जब शनि उच्च राशि का होकर के शुभ स्थान में बैठता है तो चक्रवर्ती बनाता है।
इंदिरा गांधी की कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च का शनि था और इंदिरा गांधी ने जितने साल तक शासन किया था वो आपको भी याद होगा। शनि अपनी महादशा में या फिर उम्र के 30वें से 31वें साल में और 36वें से 37वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर शनि की 19 वर्षों की दशा चल रही है, जो लोग 30वें या 31वें या 36वें 37वें साल के बीच में हैं, उनको शनि की शांति का उपाय जरूर करवाना चाहिए। ओम सन्नो देवरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तुना, इस मंत्र का 1,02,000 बार 15 ब्राह्मणों द्वारा मंत्र जप करवाना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। हर शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। हर शनिवार को ज़रूरतमंद बच्चों को पकौड़े खिलाना चाहिए। चमड़े के जूते ज़रूरतमंदों में दान करना चाहिए। घर का कबाड़ शनिवार को घर से बाहर निकालना चाहिए। लोहे की कढ़ाई शनिवार को शनि मंदिर में दान करना चाहिए। नया झाड़ू खरीद करके भी दान करना लाभकारी होगा। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ आपको देना चाहिए। मजदूरों की मजदूरी 1 रुपये कभी आपको दबाना नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब शनि ग्रह के बाद बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है और बुद्धि के बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन के सभी फैसले लेता है। तो ऐसे में हमारी उम्र का वो कौन सा पड़ाव है जहां बुध अपना असर सबसे ज्यादा दिखाता है और किस उम्र में आकर हमें बुध से जुड़े जरूरी उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए बुध ग्रह को लेकर। बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। जिसका बुध हस्त होगा वो लड़का न तो पढ़ने में ठीक होगा, न तो उसकी याददाश्त ठीक होगी और चर्म रोग ऊपर से होगा। तो बुध अपनी महादशा में या उम्र के 32वें 33वें साल के पड़ाव पर या 50-51 साल की उम्र में या 55-56 साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। और यदि ये बुध सूर्य के साथ हो जाए तो 55-56 की उम्र में हार्ट अटैक भी यही बुध देता है। ऐसे में जिन लोगों पर बुध की दशा चल रही है या जो लोग 32, 33, 50, 51, 55 या 56 साल के हैं, उनको बुध की शांति का उपाय जरूर कराना चाहिए। और बुध के शांति का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है गणेश की उपासना, भगवान राम की उपासना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, भगवान कृष्ण की उपासना। बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सोने की अंगूठी में पन्ना बनवा करके दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। बुधवार को साबुत मूंग पक्षियों को डालना चाहिए। बुधवार को भीगी हुई मूंग गायों को खिलाना चाहिए। बुधवार को हरे रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। बुधवार को 100-100 ग्राम देसी कपूर मंदिर में आरती के लिए दान करना चाहिए। बुधवार को गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में बुधवार को दर्शन पूजन करने जरूर जाना चाहिए। बुआ, बहन, बेटी और गुरु माता के साथ कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। चांदी की बनी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। माता का जागरण कराएं या माँ के जागरण में श्रमदान करें। ताबीज कभी भी भूल करके न पहने। अगर 11वें भाव में बुध है तो किसी तरह की यंत्र या ताबीज न पहने। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को फिटकिरी से दांत साफ करें। बुध को मजबूत करने के लिए महिलाएं अपनी बाईं तरफ की नाक जरूर छिदवाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं राहु की। कहते हैं कि अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमारे जीवन की राहें भी मुश्किलों से भर जाएंगी। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि उम्र के किस पड़ाव में राहु हम पर सबसे ज्यादा हावी होता है। हमारी उम्र में वो कौन से साल हैं जब हमें राहु की शांति जरूर करानी चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए राहु के लिए। देखिए, राहु के बारे में आपसे कहना चाहूंगा, राहु ऐश्वर्य का ग्रह है। किसी भी अरबपति खरबपति की कुंडली अगर आप देखेंगे तो उसमें राहु की बहुत स्ट्रांग पोजीशन होगी। अगर राहु की बहुत स्ट्रांग पोजीशन ना हो तो कोई अरबपति खरबपति नहीं बन सकता। राहु 3, 6वें, 11वें घर में हो, कन्या राशि, मिथुन राशि में हो, वृषभ राशि में हो, कुंभ के नवमांश में हो, कुंभ राशि में हो और इन स्थानों पर हो तो ऐसा व्यक्ति
राहु की दशा महादशा में सचमुच में लक्ष्मी की कृपा से सराबोर हो जाता है। राहु अपनी महादशा में या फिर उम्र के 42वें वर्ष में या 43वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर राहु की दशा चल रही है या जो लोग 42-43 साल के हैं, उनको राहु की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु ये द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, 10वें, 11वें, 12वें भाव में हो, तो राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार शिवलिंग पर नारियल चढ़ाना चाहिए। रसोई में बैठकर भोजन करने की कोशिश करना चाहिए। काले या भूरे रंग की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। लाल साबुत मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को देना चाहिए। रात में अपने सिरहाने सौंफ और मिश्री लाल कपड़े में बांध करके सोना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर या गंगा के किनारे जाकर गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर आपके दशम भाव का राहु अशुभ फल दे रहा है और आप हरिद्वार में जाकर के हर की पौड़ी में 3 डुबकी लगाएंगे और वहाँ गंगा जी के किनारे बैठे हुए लोगों को अन्नदान करेंगे, तो राहु का अशुभ प्रभाव तत्काल नष्ट हो जाएगा। मछलियों को जौ के आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। भूरे काले ऊनी कंबल शनिवार को जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। अपने ननिहाल और ससुराल से संबंध अच्छे रखने चाहिए। अगर लग्न में राहु होगा तो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। आपकी पत्नी की सेहत खराब रहेगी और खास करके अगर सूर्य केतु की स्थिति आपके सप्तम भाव में हुई तब तो आपके 2 विवाह होंगे। राहु यदि आपके दूसरे भाव में होंगे तो आपकी वाणी इतनी कड़वी होगी कि आप जब बोलोगे ना तो जैसे तलवार चला रहे हो, सामने वाले को इतना दुख पहुंचा दोगे। अगर तृतीय भाव में होगा तो आपके पराक्रम को सैल्यूट। आप सचमुच में महान इंसान हैं और आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। चौथे भाव में राहु होगा तो पूरे जिंदगी आपके पिता को संघर्ष करना पड़ेगा और सेहत भी उनकी हर समय खराब रहेगी। 5वें भाव का राहु अगर होगा तो नाग दोष और संतान पीड़ा होगी। गर्भपात हो सकता है आपके पत्नी को और पहली संतान खराब हो सकती है। 6ठे भाव का राहु होगा तो अपनी महादशा में आपको राजा बना देगा। 7वें भाव का राहु होगा तो विवाह तोड़ने की आप पूरा प्रयास करेगा। 8वें भाव का राहु होगा तो बवासीर, फेस्टुला, भगंदर, रेक्टम, गुदा मार्ग से संबंधित रोग जरूर होंगे। और यदि मंगल की दृष्टि हो गई तो गुदा मार्ग से ब्लीडिंग भी होगी और इलाज करने के बाद भी इलाज जल्दी सफल नहीं होगा, इसलिए राहु की शांति करवानी चाहिए। अगर 9वें भाव का राहु होगा तो आपको ड्रग एडिक्शन हो सकता है, आप नशा कर सकते हैं, आप सूखा नशा कर सकते हैं। 10वें भाव का अगर राहु होगा और आप गंगा स्नान करते रहेंगे तो आपके जिंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। गंगा स्नान नहीं करेंगे तो कभी नौकरी छूटेगी, कभी लगेगी, कभी व्यवसाय चलेगा, कभी बंद होगा, ये होगा। 11वें भाव का राहु होगा, पैसा तो बहुत होगा लेकिन संतान को लेकर के चिंता हर समय मन में बनी रहेगी। और 12वें भाव का राहु होगा तो बीमारी पर, मुकदमे पर और भूत प्रेत की बाधा पर आपको हर समय पैसा व्यय करना पड़ेगा। तो भैया, राहु की शांति करने के लिए दुर्गा की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जो लोग ओम ह्रीम दुन दुर्गाय नमः इस मंत्र का 1 लाख जप कर लेते हैं, उनका राहु ठीक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात कर लेते हैं केतु की। राहु की तरह ये भी एक छाया ग्रह है। कुंडली में केतु की स्थिति हमारे भाग्य और भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसे में केतु कब डालेगा हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर, और कब केतु करेगा हमें सबसे ज्यादा परेशान, कब केतु की शांति से होगा हर समस्या का समाधान, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए केतु ग्रह के लिए। देखो पूजा, वैसे तो केतु को पापक ग्रह की ही श्रेणी में माना जाता है, लेकिन केतु राहु जैसा पापक ग्रह नहीं है जी। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु और केतु जिस ग्रह की कक्षा में बैठते हैं, जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं, उस ग्रह के बलानुमान, उस ग्रह के अनुसार अपना फल देते हैं। केतु जो है ये मस्तिष्क और शरीर की नसों का कारक है शरीर में, और कहते हैं पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। केतु के मंत्रों का जप करने से सब प्रकार के इष्ट और अभिष्ट की सिद्धि होती है, लेकिन पंचम भाव में यदि केतु हो तो निश्चित रूप से ये केतु संतान के लिए बड़ा दुखदाई हो जाता है। एकादश भाव का भी केतु संतान के लिए दुखदाई होता है। केतु अपनी महादशा में या उम्र के 48वें 49वें वर्ष के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर केतु की दशा चल रही है, केतु की दशा 7 वर्ष की होती है, या जो लोग 48 या 49 साल के हैं, उनको केतु की शांति का उपाय जरूर कराना चाहिए। केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान गणेश की हर रोज पूजा करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 1 वर्ष तक करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश जी का लड्डू और दुर्वांकुर से सहस्रार्चन करना चाहिए। अपने माथे पर केसर और मलयागिर चंदन घिस करके तिलक लगाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते को कभी मारना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। महिलाएं और पुरुष केतु को मजबूत करने के लिए कानों में सोना धारण कर सकते हैं। महिलाएं केतु के लिए पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण कर सकती हैं। 9 साल से कम उम्र के बच्चों को खट्टी मीठी टॉफी खिलानी चाहिए। कबूतरों को बाजरा डालना चाहिए। ऊनी कंबल जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। पंचधातु की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। यदि लग्न में केतु है तो मानसिक बीमारी का इलाज कराना चाहिए। द्वितीय भाव में केतु है तो बाणी में दोष होगा, उसके लिए भी स्पीच थेरेपी का सहायता लेना चाहिए। तृतीय भाव में केतु है तो कोई उपाय नहीं करना चाहिए, आप राजा बन जाएंगे। चतुर्थ भाव में केतु है तो माँ की सेहत, नसों का खिंचाव हर समय बना रहेगा। पंचम भाव में केतु है तो संतान के लिए बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। छठे भाव का केतु है तो नस संबंधी रोग होगा। 7वें भाव में केतु हो तो 2 विवाह हो सकते हैं। 8वें भाव का केतु है तो ये बवासीर, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग दे सकता है। 9वें भाव का केतु है तो आप आलसी हो सकते हैं। 10वें भाव का केतु है तो माता की तबीयत खराब रहेगी। 11वें भाव का केतु है तो संतान को पीड़ा देगा। 12वें भाव का केतु है तो आपको मोक्ष दिलाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने इन 9 ग्रहों का शांत होना हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज दर्शकों को दी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।